ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्क्रीन तो विजुअल है ना, मेरी वॉइस क्लियर है और स्क्रीन दिख रही है ना? कोई कंफर्म कर दो एक बार। स्क्रीन क्लियर यस है ना? सर। स्क्रीन को दिख रहा है ना? क्लियर है ना? आवाज आ रही है ना? हाँ सर। यस सर। तो फिर ठीक है, तो मैं पेपर फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, कहाँ पर थे हम लोग? कौन सा क्वेश्चन? 58, पेज नंबर 58। ठीक, पेज नंबर 60 पे आओ। 60 पेज नंबर 60 पे जो प्रॉब्लम लिखी है ना, क्वेश्चन आईडी है 449। क्वेश्चन आईडी है क्वेश्चन आईडी 449। ओके, एंड 449 एंड पेज नंबर इज 60। क्वेश्चन एक बार सब लोग रीड करो। क्या कह रहा है? लेट एक्सन बी अ सीक्वेंस ऑफ IID डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल इन द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x1। कह रहा एक्स एन ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये IID एक सीक्वेंस है रैंडम वेरिएबल्स की। ठीक है, और इसमें क्या है? PMF दिया है x1 का, प्रोबेबिलिटी x1 इक्वल टू 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x1 इक्वल टू 3 इक्वल टू 3/2 हाफ इक्वल टू हाफ। ओके, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, फिर उसने पहले पूछा क्या? फर्स्ट पूछा उसने, डिफाइन किया है इफ वाई एन इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn। देन फर्स्ट बोला है, फर्स्ट ऑप्शन में बोला वाई एन अपान एन कन्वर्जेड इन प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेड टू 2 इन प्रोबेबिलिटी। बोला वाई एन अपान एन ये कन्वर्ज करेगा इन प्रोबेबिलिटी में 2 में। पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है वाई एन नहीं, सेकेंड ऑप्शन उसने बोला है कि वेरिएंस ऑफ वाई एन अपान एन टू पावर 2/3, वेरिएंस ऑफ वाई एन डिवाइड बाई एन टू पावर 2/3 converges this converges to 0 as n tends to infinity। सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में दिया है वाई एन टू पावर 2/3 converge in probability to C, in probability to C, where C is where C 0 to C to infinity। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन
फोर्थ ऑप्शन है वाई एन अपॉन एन स्क्वायर कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 0। ठीक है, अब देखो ये कन्वर्जेंट प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हम यहाँ पर बी क्लास लार्ज नंबर भी अप्लाई करेंगे और कन्वर्जेंट प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन लगाएंगे। ठीक है, अब आप पहले पहले क्वेश्चन सब लोग रीड कर लो एक बार। कह रहा है कि एक्स एन एक सीक्वेंस है, आईआईडी की एक सीक्वेंस है, आईआईडी रैंडम वेरिएबल से जिसमें x1 प्रोबेबिलिटी x1 इक्वल टू 1 एंड x1 इक्वल टू 3 हाफ है। ठीक है, तो कुछ ये ऐसा कह रहा है कि भाई x1 एक रैंडम वेरिएबल है, तो ये मान लो कि x है। ठीक है, तो ये x क्या क्या वैल्यू ले रहा है, ये वैल्यू ले रहा है हाफ, ये वैल्यू ले रहा है 1 और 3, दिस इक्वल टू 1 एंड 3, प्रोबेबिलिटी है हाफ एंड यहाँ भी हाफ। ठीक है, विथ हाफ प्रोबेबिलिटी एंड विथ हाफ। और वाई एन क्या डिफाइन किया है, वाई एन डिफाइन किया है x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन। और पहला ऑप्शन बोला वाई एन अपॉन एन कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 2। तो मुझे बताओ पहला कैसे करेंगे, कोई बताओ। y n upon n converges in probability to e of x. ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? क्यों ट्रू होगा? सर e of x 2 आ रहा है सर, और 1 upon n summation xi converges in probability to e of x। तो एक तरह से ये क्या लिखा है, जो स्टैटिस्टिक के नहीं है वो तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो स्टैटिस्टिक के देखिए, ये वाई एन को अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये वाई एन इक्वल टू एक तरह से वाई एन क्या लिखा है, समेसन एक्स आई आई इक्वल टू 1 टू एन, यही लिखा है ना वाई एन। ये समेसन एक्स आई है, आई इक्वल टू 1 टू एन, तो ये समेसन एक्स आई डिवाइड बाई एन आई इक्वल टू 1 टू एन, यही लिखा है वाई एन, यही लिखा है ना वाई एन। तो मैंने कल बताया था कि जो डब्ल्यू एल एन होता है वो बोलता है कि जो सैंपल मीन होता है, सैंपल मीन जो एक्स बार होता है, ये कन्वर्ज करता है हमेशा इन प्रोबेबिलिटी में पॉपुलेशन मीन, मतलब म्यू में। म्यू मतलब पॉपुलेशन मीन मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पे कन्वर्ज करेगा, इसी को बोलते हैं म्यू वन डैश, और यही पॉपुलेशन मीन। तो अब मुझे बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, इसका एक्सपेक्टेशन जब निकालेंगे तो 1 इंटू ये वैल्यू इंटू इसकी प्रॉपर्टी, तो 1/2, 3 इंटू इसकी प्रॉपर्टी प्लस 3 इंटू 1/2, तो ये कितना आएगा, ये 2 आएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये Yes, sir. सो दिस इज कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू बाई हुच लॉ, बाई बीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, WLN। ठीक है, तो पहला ट्रू हो गया। अब बोला सेकेंड में, उसने क्या बोला है, वेरिएंस, सेकेंड में बोला वेरिएंस ऑफ वाई एन अपॉन एन टू पावर 3, दिस गोज टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो पहले इसका वेरिएंस फाइंड करो, वेरिएंस फाइंड करोगे तो क्या आएगा, वेरिएंस वाई एन है क्या, वाई एन को मैं क्या लिखूँ, समेसन एक्स आई आई इक्वल टू 1 टू एन डिवाइड बाई एन टू पावर 2/3। तो ये कांस्टेंट है एन टू पावर 2/3, तो वेरिएंस में कांस्टेंट स्क्वायर के फॉर्म में निकलेगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, देन क्या करो कि वेरिएंस ऑफ समेशन एक्स आई, तो अब वेरिएंस क्या हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट है सारे, तो वेरिएंस अंदर चला जाएगा और ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स आई आई इक्वल टू 1 टू एन, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3, यही होगा ना। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स आई क्या होगा बतलाओ, एक्स आई क्या फॉलो कर रहा है, एक तरह से एक्स आई तुम्हारा है, एक्स आई जो एक्स आई मतलब x1, x1 आई आई डी है, आइडेंटिकल है, तो x1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वही सारों का सारे सारे एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन उसने दिया है कि जब ये 1 वैल्यू ले रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, विथ प्रोबेबिलिटी हाफ है, और ये जब 2 वैल्यू 3 वैल्यू ले रहा है तो ये विथ प्रोबेबिलिटी हाफ। तो इसमें था वेरिएंस, इसका क्या आएगा, वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स होता है तुम्हारा
बतलाओ कोई वेरिएंस का फार्मूला जो मैथ से ना हो, सॉरी जो मैथ से हो। एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन स्क्वायर एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स होल स्क्वायर, इसका वेरिएंस क्या आएगा? एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर क्या आएगा? इस वन का स्क्वायर इंटू ये प्रॉपर्टी, तो वन का स्क्वायर वन ही होगा इंटू प्रॉपर्टी हाफ, प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू प्रॉपर्टी हाफ, ठीक है, माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स कितना आया था, फाइंड किया तुम लोगों ने 2 आया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करो कितना होगा, 5 माइनस 4, मतलब बैलेंस कितना आ गया 1, बैलेंस 1 ही आया ना। 9 प्लस 1 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, ठीक है, बैलेंस 1 आ गया, तो बैलेंस जहाँ है यहाँ 1 लिख दो भाई, सारे का बैलेंस इक्वल होगा क्योंकि ये आइडेंटिकल है, उसने आई आई डी बोला है ना, तो सारे का बैलेंस इक्वल होगा, तो 1/n⁴/3 और वेरिएंस 1 होगा तो समेशन 1 i इक्वल टू 1 to n, ठीक है। अब जब इसका तुम सम करोगे तो क्या आएगा, n/n⁴/3, यही आएगा ना। तो मुझे तो ये क्या आएगा, फाइनली क्या आएगा, ये 1/n⁴1/3, यही आएगा ना फाइनली, 1/n⁴1/3। और जब n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये जीरो की ओर कन्वर्ज करेगा, मतलब हाँ सर। तो ये जीरो की ओर कन्वर्ज करेगा, मतलब दिस गोज टू जीरो, तो सेकेंड भी ट्रू हो गया। देखो सेकेंड में करना क्या था, उसने बोला है कि वेरिएंस ऑफ वाई एन अपान एन टू पावर 2/3 कन्वर्जेड टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो पहले तुम्हें इसका वेरिएंस फाइंड करना था, वेरिएंस फाइंड करने के लिए क्या किया, वाई एन दिया, समेशन एक्स आई यहाँ किया। इसके बाद मैंने क्या बताया कि वेरिएंस यहाँ, ठीक है, ये जो कांस्टेंट होता है वेरिएंस में, ये तो पता ना कि वेरिएंस ऑफ अगर सी एक्स फाइंड करना है तो ये होता है सी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ये फार्मूला एक लगाया पहले हमने, तो ये लगा दिया, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है 1/n⁴ तो ये कांस्टेंट स्क्वायर के फॉर्म में बाहर आया, स्क्वायर कर दिया। फिर मैंने क्या किया, वेरिएंस ऑफ समेशन एक्स। अब क्या है, इंडिपेंडेंट है ये, तो मैंने इंडिपेंडेंट बताया था कि ये समेशन के अंदर वेरिएंस चला जाएगा ओनली, जैसे एक्सपेक्टेशन होता है वैसे वेरिएंस भी इंडिपेंडेंट के केस में चला जाएगा, को वेरिएंस के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, तो समेशन आई इक्वल टू 1 to n वेरिएंस ऑफ एक्स आई हो गया। अब वेरिएंस ऑफ एक्स आई फाइंड कर लो, क्योंकि x1 को तो दिया है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स आई इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x1, तो मतलब ये पीएमएफ दिया है, ये पीएमएफ दिया है ना, तो इस पीएमएफ से हमने वेरिएंस फाइंड किया। वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर फाइंड करना, तो 1 का स्क्वायर इंटू करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी हाफ, 3 का स्क्वायर 9 इंटू करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी हाफ, ये हो गया। फिर एक्सपेक्टेशन तो अभी 2 फाइंड नहीं किया हम लोगों ने, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व किया तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 आ गया, 1 वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, समेशन n टाइम्स है तो n आ गया। अब इसको फिर कैलकुलेट किया तो ये 1/n⁴1/3 आया, दिस गो टू जीरो, n टाइम्स टू इन्फिनिटी। इसमें किसी को प्रॉब्लम, सेकेंड पार्ट में किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार पूछ लो। फर्स्ट या सेकेंड पार्ट में किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, नहीं मैं आगे बढ़ूँ थर्ड पे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, आते हैं थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन उसने क्या बोला है, थर्ड ऑप्शन उसने बोला है कि जो वाई एन अपान एन टू पावर 2/3 है, ये कन्वर्ज करेगा इन प्रोबेबिलिटी में सी पर, और सी होगा जो वो बोला है सी है, जहाँ ये सी उसने डिफाइन किया होयर सी जीरो से ग्रेटर एंड इन्फिनिटी से लेस, ऐसा होगा, मतलब एक फाइनाइट नंबर होगा, वो ये बोला है, और पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव प्लस फाइनाइट होगा। तो अब मुझे बताओ इसका कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, कोई बतलाओ। सर इनफाइनाइट आ जाएगा सर। सर n के पावर 1/3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो सर n टेंड्स टू देखो इन्फिनिटी अब पे तुमको एक, इन्फिनिटी। देखो अब सीधा सा एक पता है ना कि वाई एन अपान एन ये कन्वर्ज करा है तुम्हारा किस पे, फाइनाइट पर, मतलब 2 पर ये कन्वर्ज किया है। तो अब इसको तुम ये बना लो, इसको इस फार्म में लिख दो, वाई एन अपान एन के फार्म में। जब इसको वाई एन अपान एन के फार्म में लिखोगे तुम, तो वाई एन इंटू एन डिवाइड बाई एन टू पावर 1/3 एंड 1/3 एंड एन टू पावर, अगर तुम इससे डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक तरह से वाई एन अपान
एन एन हो जाएगा और ये एन टू पावर 1/3 आ जाएगा। बोलो यही होगा ना। भाई इसको अगर तुम्हें वाई एन अपान एन बनाना है तो क्या करो कि यहाँ 3 माइनस, या तो इसको ऐसे कर दो 3 माइनस 1/3, तो एन माइनस, इसको ऐसे भी कर सकते हो तुम, इसको मल्टीप्लाई मत करो। इसको अगर तुम्हें ये बनाना है तो क्या करो कि वाई एन लिखो एन टू पावर 3 माइनस 1/3 हो गए। अब नीचे वाले को फिर सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, एन एन के पावर -1/3 होगा। ओके, जब इसको और सॉल्व करोगे तो ये क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा 1/n के पावर -1/3। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आ गया, ये yn/n। अब तुम्हें पता है कि yn/n, इसको तो तुमने पता किया थी कन्वर्ट कहाँ कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है कांस्टेंट, मतलब एक p2 पर कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। ये आया क्या, n के पावर 1/3 yn/n। ओके, सो एज n टेंस टू इन्फिनिटी जब हम बात करेंगे, जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी बात करेंगे तो ये कहाँ कन्वर्ट करेगा भाई, ये तो एक मतलब ये कन्वर्ट कर रहा है 2 पे, क्योंकि हमने पहले प्रूव कर दिया कि ये 2 पे कन्वर्ट कर रहा है, ये पॉइंट ये 2 पे कन्वर्ट कर रहा है तो ये कांस्टेंट है। लेकिन ये इन्फिनिटी पे कन्वर्ट कर रहा है तो होल सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ट कर जाएगी, इन्फिनिटी पे तो ही कन्वर्ट कर जाएगी। तो कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी मतलब इनफाइनाइट पे कन्वर्ट करेगी, मतलब ये कांस्टेंट पे कोई मतलब कोई फाइनाइट नंबर पे कन्वर्ज नहीं कर रही जो 0 से ग्रेटर हो। मतलब ये सीक्वेंस तुम्हारी कन्वर्जेंट नहीं है एक तरह से ना, मतलब डाइवर्जेंट सीक्वेंस आ रही है ना। ठीक है, तो ये कन्वर्ज ही नहीं कर रही है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर किसी को समझ में आया हो तो एक बार और समझाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या करना है कि इसको n बनाओ, क्योंकि हमें yn/n सीक्वेंस पता है कि एक कांस्टेंट 2 पर कन्वर्ज कर रही है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ 2 था तो 3 माइनस 1 कर दो अपन 3, तो 2/3 ये भी लिखा है। अब क्या किया मैंने कि n के पावर -1/3 और n को मैं सेपरेट कर लिया। जैसे सेपरेट किया तो ये पता है मुझे कि ये 2 पर कन्वर्ज कर रही है। और फिर मैंने कहा n टेंस टू इन्फिनिटी पर, भाई कोई सीक्वेंस मैथ में भी होगा, मान लो n है और यहाँ पर an एक सीक्वेंस है, और an मैं कह रहा हूँ कि an तुम्हारा एक कांस्टेंट a पर कन्वर्ज कर रही है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी पर an कन्वर्ज करेगी, ये तो नहीं कन्वर्ज करेगा, ये तो डाइवर्जेंट होगा ना, तो डाइवर्ज कर गया। ठीक है, तो ये कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी होगा ही नहीं। तो ये थर्ड ऑप्शन तुम्हारा, उसने बोला कन्वर्ज इन सी प्रोबेबिलिटी में, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ में। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले, नहीं मैं फिर आगे बढ़ूँ। थर्ड वाले में कोई डाउट हो किसी को तो पूछ ले। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या है, फोर्थ में yn/n² है, तो अब ये भी वैसे ही कर लो। yn/n तुम्हारा कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, yn/n कन्वर्ज कर रहा है कहाँ, मतलब yn/n कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 2 पे। 2 पे। तो n टाइम्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट कहाँ कन्वर्ज करेगी, 0। 0 पे कन्वर्ज करेगी, क्योंकि yn/n कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 0। और फिर प्रोबेबिलिटी में एक रूल होता है कि 1/n, अगर मान लो कि an कन्वर्ज कर रहा है किसी में, मतलब सपोज करो कि xn तुम्हारा कन्वर्ज कर रहा है प्रोबेबिलिटी टू x, देन तुम्हारा xn डिवाइड बाई n भी n कन्वर्ज करेगा। मतलब ये अगर तुम्हें कन्वर्जन देखना है इसका प्रोबेबिलिटी में, तो x n टाइम्स टू इन्फिनिटी कर दो, यहाँ पर n टाइम्स टू इन्फिनिटी करो, अगर इन्फिनिटी पे 0 की ओर कन्वर्ज कर जाएगा। तो yn कन्वर्ज कर रहा है तुम्हारा, yn/n कन्वर्ज कर रहा है किस में, 2 पर, तो ये 2 पर कन्वर्ज कर रहा है ये। अब ये क्या हो गया 1/n, ये तो कांस्टेंट पे कन्वर्ज कर रहा है, जब n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये 0 में कन्वर्ज कर जाएगा, तो कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 0 हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम, सिंस yn/n कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू
तो ये कांस्टेंट पे कन्वर्ट करा, तुम्हें 1/n की बस देखना कि ये कहाँ कन्वर्ट करा, ये 0 पे कन्वर्ट कर रहा, सो दिस होल थिंग कन्वर्ट टू 0। मतलब एक तरह से सीक्वेंस में ये होता है कि इसको छोड़ो, एक तरह से कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी ये होता है कि अगर xn कन्वर्ज है x पर, yn कन्वर्ज है y पर, देन xn yn कन्वर्ज करेगा तुम्हारा x इंटू वाई पर, ठीक है। ये कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी होता है। प्लस में भी यही होता है, प्लस माइनस में भी यही होगा, ऐड होता चला जाएगा। और मल्टीप्लाई में भी यही हो, डिवाइड में भी यही होगा। मतलब बस एक वो होना चाहिए कि yn तुम्हारा 0 पे कन्वर्ज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर y मतलब yn नॉट कन्वर्ट, मतलब y नॉट इक्वल टू 0 हो, तब ये पास देगा x डिवाइड बाई y, ठीक है। ये कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी के फार्मूले होते हैं, ये रिजल्ट है एक तरह से, रिजल्ट। किसी को अगर प्रॉब्लम हो इसमें तो पूछो। सबसे पहले एक मतलब एक ऐसा फंडामेंटल, जैसे yn अपान एन यहाँ मिल गया था कि हम yn अपान एन को कन्वर्जेंस शो कर दे रहे थे, तो हम ये इसको yn अपान एन में ही फैक्टराइज करने की सोचेंगे। मतलब yn अपान एन, इस पावर को हम yn अपान एन में फैक्टर करने की सोचेंगे, तो फैक्टर कर लो। फिर यहाँ एक ये भी सीक्वेंस बन गई, तो 1 अपान एन जब 0 में कन्वर्ट हो रहा है तो मल्टीप्लाई भी, अगर एक्सन एक्स में है, yn वाई पे है, तो एक्सन इंटू वाई एन तुम्हारा एक्स इंटू वाई पे कन्वर्ट करेगा इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर डाउट है किसी को तो डिस्कस करे, पूछ ले, नहीं फिर आगे बढ़ूँ मैं, और क्या। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आए, ये रिजल्ट लिख लेंगे, जो मैथ्स से है वो ये रिजल्ट लिख लेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आओ। इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दी है, लेट x1 x2 x10, इसके जस्ट नीचे है, ठीक है। क्वेश्चन आईडी है उसकी, पेज नंबर है मतलब 61, ये 61 पेज नंबर है। देन तुम्हारा क्वेश्चन आईडी है इसका 450। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा x1 x2 सो ऑन x10 तक रैंडम सैंपल है, और ये रैंडम सैंपल कहाँ से हैं, किस डिस्ट्रीब्यूशन से हैं, एफ एक्स कामा थीटा इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस एक्स माइनस थीटा एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू थीटा। तो पहले मुझे बताओ इसका एमएलई क्या होगा, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, इसका एमएलई क्या होगा इस क्वेश्चन पे। अभी अभी उस क्वेश्चन पे मत जाओ, इसमें पहले एमएलई बताओ क्या होगा। So first order statistics. जो मैथ से नहीं है वो, सॉरी जो मैथ से है उसको ये समझ में आया कि इसका फर्स्ट ऑर्डर में एमएलई क्यों होगा। नहीं सर। ठीक, देखो मैंने एक दिन तुम्हें बताया था कि इसको थीटा से बड़ा है ये एक्स, ऐसे लिख दो, ऐसा लिखा है रेंज, जो लिखा है रेंज ऐसा ही तो लिखा है, ये ऐसा लिखा है, बस इस रेंज पे आओ अब। यस सर। जब रेंज डिपेंड ऑन पैरामीटर हो, जिसकी रेंज पैरामीटर पे डिपेंड है ना, तो इसकी एमएलई हम लोग वैसे नहीं फाइंड कर सकते हैं लाइक्लीहुड का डिफरेंशिएशन करके, ठीक है ना। कभी रेंज डिपेंड ऑन पैरामीटर, मतलब पैरामीटर पे रेंज डिपेंड करे, वहां पर ये समझ जाना कि आधा स्टैट का कॉन्सेप्ट आने वाला है। यहाँ तुरंत तुम गेस करना कि यहाँ आधा स्टैट से एमएलई होगा, कभी रेंज डिपेंड ऑन पैरामीटर हो जाए तो वहाँ आधा स्टैटिस्टिक का आने वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। इतना तुम मतलब गेस कर लिए कि आधा स्टैट्स होगा। अब देखो इस पे आधा स्टैट्स कैसे लिखना है, जैसे हम लोग 1 से लिखते हैं ना, तो इसको लिख देना एक्स ऑर्डर 1, फिर इसको लिख देना एक्स ऑर्डर 2, फिर इसको ऐसे ही सो ऑन डॉट 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 एक्स ऑर्डर n एंड देन x। तो अब मुझे बताओ थीटा के नजदीक कौन है, थीटा के नजदीक कौन है। ऐसे तो लिख लोगे 1 से 2n तक जाना है और आधा स्टैट लगा देना है, ऐसे तो लिख लोगे। ये चीज समझ में आई ना, ये कैसे लिखना है, ये 1 से स्टार्ट करना है, एक्स ऑर्डर 1 से आर्डर है ये, फिर 2 ग्रेटर होगा, फिर ऐसे ऐसे ग्रेटर n होगा, फिर लेस, इतना तो लिख लोगे मैथ के जो है स्टेप सब। अब मुझे बताओ थीटा के नजदीक कौन है, थीटा के नजदीक कौन है, थीटा के नजदीक x1, एक्स ऑर्डर 1 है, मतलब ये है थीटा के नजदीक
ना, ये ना, जी सर। तो बस यही इसका एमएलई हो जाएगा। एक्स आर्डर 1 इसी को बोलते हैं हम फर्स्ट आर्डर स्टैटिस्टिक्स। इसका आर्डर 1 है तो इसको फर्स्ट बोलते हैं। कल मैंने बताया था ना कि अगर एक्स आर्डर आर है तो इसे हम बोलते हैं आरएथ आर्डर स्टैटिस्टिक्स इन जनरल, इसको बोलते हैं आरएथ आर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो इसका आर्डर 1 है तो इसको फर्स्ट आर्डर स्टैटिस्टिक बोलेंगे, और इसको मिनिमम भी बोलते हैं, फर्स्ट आर्डर वाले को मिनिमम भी बोलते हैं, फर्स्ट आर्डर स्टैटिस्टिक। ओके सर। तो इसका एमएलई क्या हो गया, एक्स आर्डर 1, तो ये पता चल गया इसका एमएलई एक्स आर्डर 1 है। अब आओ इसके ऑप्शंस पे। अब मुझे ये बतलाओ, हाँ अब इसमें एक चीज और दिया होगा, ये तो एमएलई की बात हो गई, अब इसमें हाइपोथेसिस दिया होगा। हाइपोथेसिस क्या है, कह रहा है x1 x2 xn के बेसिस पे हम लोग हाइपोथेसिस जो डिफाइन कर रहे हैं उसमें नल हाइपोथेसिस है हमारी h नॉट है थीटा लेस आर इक्वल टू 3 अगेंस्ट मतलब bs, h1 है तुम्हारा थीटा ग्रेटर 3। ठीक है, तो देखो अब एक थ्योरम लिखवाता हूं मैं, ठीक है, अब मैं एक थ्योरम लिखवाता हूं, ठीक है। देखो थ्योरम ये है कि लेट थीटा बी अ रियल पैरामीटर, थीटा एक रियल पैरामीटर है, एंड लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, लेट ये थ्योरम है, ठीक है, अच्छे से समझना तुम लोग। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल having PDF f of x comma theta with MLR मैंने एक दिन डिस्कस किया था। MLR मतलब क्या है, मोनोटॉन लाइक्लीहुड रेशियो, MLR इन TX मतलब कोई स्टैटिस्टिक्स होगी जिसमें MLR हो। मान लो x कोई रैंडम वेरिएबल है, मान लो x है, x एक रैंडम वेरिएबल जो फॉलोज करता है f ऑफ x कामा थीटा को, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर x थीटा को फॉलो कर रहा है तो इसमें कोई MLR होगा, मोनोटॉन लाइक्लीहुड रेशियो होगा इन TX मतलब स्टैटिस्टिक के टर्म में। तो अगर MLR इन TX है देन क्या होगा, देन तुम्हारा मान लो अगर टेस्टिंग ऐसी है, देन तुम्हारा टेस्टिंग अगर ऐसी है ना, टेस्टिंग ये डिफाइन है ना, ये BS ये थीटा ग्रेटर थीटा नॉट, then there exists a uniformly most powerful test is given by T of x greater or equal to C with अल्फा क्या होगा यहाँ, अल्फा इक्वल टू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, भाई ये क्रिटिकल रीजन होगा, तो ये क्रिटिकल रीजन होगा तो अल्फा जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं वही गिवन एच नॉट, ठीक है। मतलब ये अगर ऐसी स्टैटिस्टिक्स है और हमें MLR मिल रहा है TX पे, तो वहां पर जो क्रिटिकल रीजन होगा वो होगा TX ग्रेटर और इक्वल टू C, मतलब अल्टरनेट के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे, जो हमारा अल्टरनेट होगा उसके बेसिस पे डिफाइन करेंगे। अल्टरनेट ऐसा है तो ये होगा और अल्फा ये होगा, विथ अल्फा ये होगा, ये थ्योरम कहती है, ठीक है। अब आओ इस सवाल पे, तो इस सवाल पे आओ,
इस सवाल पे आओ, तो इस सवाल में क्या है, x जो फॉलो कर रहा है वो f ऑफ x कामा थीटा है, एंड x कामा थीटा है तो e टू पावर माइनस x माइनस थीटा ये है, x ग्रेटर आर इक्वल टू थीटा है, और ये तुम्हारा f ऑफ x। तो अब मुझे बताओ ये MLR किस पे है, ये MLR भी x ऑर्डर 1 पे है, ये MLR भी x ऑर्डर 1 पे है। देखो इसमें MLR, लाइक्लीहुड और सफिशिएंट सारे इक्वल होते हैं x ऑर्डर 1, ये MLR भी x ऑर्डर 1 पे, MLE और MLR सब इक्वल हो जाएंगे, मतलब इसका मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो जो मिलेगा वो भी x ऑर्डर 1 मिलेगा। जिसको फाइंड करना वो क्या करेगा ना, L ऑफ थीटा 2, ये ऐसे फाइंड क्या होगा कि वैसे ही, मतलब एक्चुअली में ये x ऑर्डर 1 पे इसलिए MLR मिलेगा कि जैसे हमने अभी वो किया ना कि हमारी स्टैटिस्टिक जो थी, मतलब जैसे हमने अभी रेंज डिपेंडेंट पैरामीटर है ना, तो थीटा लेस आर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से वैसे ही वही फंडामेंटल लगेगा कि x ऑर्डर 1 पर ही MLR मिलेगा, ठीक है ना। जो रेंज जैसे यूनिफॉर्म का केस होता ना, अगर x यूनिफॉर्म को फॉलो कर जाता, यूनिफॉर्म 0 कामा थीटा को, तो उसमें भी MLR तुम्हें x ऑर्डर, उसमें x ऑर्डर n पर मिलता। क्यों? क्योंकि इसमें जो रेंज होती है वो होती है 0 टू x टू थीटा। तो अब बताओ थीटा के नजदीक यहाँ कौन है भाई। अब जब तुम इसको लिखोगे तो इसको ऐसे लिखोगे ना x, इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे तुम x लेस x ऑर्डर 1, सॉरी x से ग्रेटर होगा x ऑर्डर 1 से ग्रेटर x ऑर्डर 2 से सो ऑन x ऑर्डर n आएगा। अब यहाँ थीटा के नजदीक कौन है, नाइबर में थीटा के x ऑर्डर 1 है, तो यहाँ x ऑर्डर 1 में MLR मिलेगा, यहाँ x ऑर्डर 1 था तो यहाँ x ऑर्डर 1 में MLR मिलेगा, ठीक है। तो ये टिपिकल केस होते हैं, मतलब ये सब फैमिली तुम पढ़ लो, मतलब ये सब बुक में जाओ और कोई अच्छी बुक स्टैटिस्टिक लेना। SC गुप्ता BK कपूर में MLR वैसे दिया नहीं है, MLR अगर तुम्हें पढ़ना है तो मनोज कुमार श्रीवास्तव की बुक में दिया होगा, और अगर फिर फॉरेन की बुक पढ़ना है तो कैसला बर्गर में दिया होगा। कैसला बर्गर नहीं पढ़ना है तो एक अमरेंद्र मिश्रा करके आती पटना यूनिवर्सिटी की, उनकी बुक में दिया है, ये पटना यूनिवर्सिटी के वो राइटर हैं, उन्होंने लिखा है एक स्टैटिस्टिक्स में बुक। वो अगर जिसको इन्फ्लुएंस नहीं आता वो बेसिक के लिए बहुत अच्छी बुक है, उसको परचेज कर लो तो इन्फ्लुएंस अच्छा कर देगा। तो ये सबको समझ में सर आया ना। उसमें बहुत इजी है, क्या हुआ? उस बुक में, सर उस बुक में लैंग्वेज बहुत इजी है। हाँ लैंग्वेज बहुत इजी है और तुम्हें बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज इतना इजी उन्होंने यूज किया है कि तुमको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इसमें MLR जो है वो x ऑर्डर 1 हो जाएगा और इसमें x ऑर्डर n हो जाएगा। ये तुम लोग मतलब उससे देख लेना कि कैसे, ये भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। उसने इंडिकेटर के टर्म में शो किया होगा, इंडिकेटर का मतलब ही ये होता है। हम लोग इंडिकेटर ही इसी लाइन की वजह से डिफाइन करते हैं, जो इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट होता है वो ये लाइन है लिखा है, समझ जाओ। इसलिए ऐसे तुम लोग वहाँ इंडिकेटर एग्जाम में इंडिकेटर की क्या जरूरत है, कोई सब्जेक्टिव एग्जाम ISI के एग्जाम दो तो वहाँ शो करना पड़ेगा भाई, और अदर एग्जाम CSI या नेट तो वो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो वहाँ इंडिकेटर की तो है नहीं। तो बस इतना जानो कि यहाँ x ऑर्डर 1। तो अभी मैंने क्या बताया कि MLR किस में हो गया, ये x ऑर्डर 1 पे MLR हो गया। अब इसकी टेस्टिंग बताना क्या थी, इसकी टेस्टिंग क्या है, इसकी टेस्टिंग है थीटा लेस आर इक्वल टू 3 एंड थीटा ग्रेटर 3। तो वैसी ही टेस्टिंग है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो इसमें क्रिटिकल रीजन क्या हो जाएगा, T ऑफ x ग्रेटर आर इक्वल टू C, यही हो जाएगा, मतलब x ऑर्डर 1 ग्रेटर आर इक्वल टू C, ये हो जाएगा इसका क्रिटिकल रीजन। अभी पहला और दूसरा ऑप्शन छोड़ दो, अभी हम तीसरा और चौथे ऑप्शन की बात कर रहे हैं। और क्रिटिकल रीजन होगा अल्फा, क्या आ गए हैं, अल्फा आ जाएगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ऑर्डर 1 ग्रेटर आर इक्वल टू C गिवन H0, यही होगा ना अल्फा। अल्फा मतलब क्या होता है, टाइप 1 एरर। अल्फा क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या टाइप 1 एरर। जो स्टैट्स के बच्चे नहीं हैं वो ये समझे, एक दिन मैंने और उनको अल्फा बताया था, टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी x बिलोंग टू क्रिटिकल रीजन, x बिलोंग टू W, और W यही तो है भाई, क्रिटिकल रीजन यही तो है, यही तो क्रिटिकल रीजन है हमारा। तो x बिलोंग टू W गिवन H0, ये होता है फार्मूला। तो x बिलोंग टू W मतलब x ऑर्डर 1 ग्रेटर C, यही क्रिटिकल रीजन है, x ऑर्डर 1 ग्रेटर C। तो यहाँ से अल्फा निकाल लोगे, मतलब यहाँ से तुम C फाइंड कर सकते हो। तो एक ऑप्शन में उसने ऐसी बात किया कि C की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से आप C फाइंड करो, इस वाले से C फाइंड करो। यहाँ तक सबको समझ में आया, देखो यहाँ तक पहले समझो।
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये थ्योरम का यूज किया है। ये थ्योरम होती है कि अगर कोई थीटा रियल पैरामीटर है और लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल हैविंग कोई पीडीएफ है एफ एक्स थीटा, तो उसमें जो एमएलआर मिलेगा ना, मोनोटोन लाइवलीहुड रेशियो मिलेगा इन टीएक्स, मतलब जिस स्टैटिस्टिक के टर्म में। तो अगर ऐसी टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग है थीटा लेस आर इक्वल टू, सॉरी थीटा ग्रेटर आर इक्वल टू थीटा नॉट, और ये है, ठीक है। देन तुम्हारा टी एक्स क्या हो जाएगा, टी एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू सी, ये तुम्हारा क्रिटिकल रीजन हो जाएगा। मतलब थीटा लेस आर इक्वल टू थीटा नॉट एंड थीटा ग्रेटर थीटा नॉट, ये ऐसी टेस्टिंग है, तो वहां तुम्हारा क्रिटिकल रीजन क्या होगा, टी एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू सी, ये तुम्हारा क्रिटिकल रीजन हो जाएगा, ये क्रिटिकल रीजन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या था, एम एल आर है ये एक्स आर्डर वन में, मैंने बतला दिया कैसे है, इस वाले फंडा से। ये मैंने यूनिफॉर्म के लिए शो किया, लेकिन मैंने एमएलई के लिए इसको बता दिया था कि एमएलई में कैसे एक्स आर्डर वन थीटा के पास है, तो एमएलआर इसमें है, ठीक है। अगर इसमें एमएलआर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अल्टरनेटिव ऐसा है, तो एक्स आर्डर वन ग्रेटर आर इक्वल टू सी, ये तुम्हारा क्रिटिकल रीजन आ जाएगा। अब मैंने बताया था कि टाइप वन एरर जो होती है वो होती है प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग टू क्रिटिकल रीजन गिवन एच नॉट। तो क्रिटिकल रीजन क्या है, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू गिवन एच नॉट, एच नॉट मतलब जो हो अभी देखेंगे एच नॉट क्या है। इतना सबको समझ में आया। अब इसके आगे आते हैं, हमें सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब आओ देखो आगे, अब लिखो अल्फा इक्वल टू, यस सर। अल्फा इक्वल टू तुम्हारा आया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आर्डर वन ग्रेटर आर इक्वल टू सी गिवन एच नॉट। अब एच नॉट है क्या, पहले तुम मुझे ये बताओ एक्स आर्डर वन क्या फॉलो करेगा, एक्स आर्डर वन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। भाई किसी की प्रोबेबिलिटी तुम तभी निकाल सकते हो जब एक्स आर्डर, इसका प्रोबेबिलिटी तुम तभी निकाल पाओगे जब एक्स आर्डर वन का डिस्ट्रीब्यूशन पता हो। तो मैं एक्स आर्डर वन के डिस्ट्रीब्यूशन की कई बार बात कर चुका हूँ। अब बतलाओ मुझसे, मुझे कोई यहाँ पर आज जो मैथ से हो वो बतलाए, स्टैट्स वाले नहीं, जो मैथ से हैं। मैं एक्स आर्डर वन आज तीसरा या चौथा बार बता रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन अगर तुम माइंड में नहीं रखोगे तुम स्टैट्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको क्वेश्चन इसी पे देना है, मतलब स्टैट्स में यही टफ है, एक्स आर्डर वन का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, एक्स आर्डर एन का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, और मतलब नॉर्मल के केस में मैक्सिमम एक्स कामा वाई का एक्सपेक्टेशन फाइंड करना, मॉड में मैक्सिमम मॉड एक्स कामा मॉड वाई का एक्सपेक्टेशन। तुम्हें हर बार ऐसा सवाल मिलेगा, मतलब वो थोड़ा ही चेंज करेगा, वो सवाल ऐसा ही देगा स्टैट्स में। तो एक्स आर्डर वन का कैसे निकालेंगे, देखो किसी का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का मतलब है कि पहले इसके सीडीएफ पे बात करते हैं, सीडीएफ कैसे निकालेंगे लिखेंगे। तो सीडीएफ की डिफिनीशन क्या होती है बताओ मुझे कोई। मान लो y एक रैंडम वेरिएबल है तो इसका सीडीएफ क्या होगा, इफ y इज अ रैंडम वेरिएबल, इसका सीडीएफ होगा, बतलाओ कोई स्टैट से जो नहीं है वो बतलाए। सीडीएफ की डिफिनीशन नहीं आती, सीडीएफ की डिफिनीशन होती है, इसका नोटेशन होता है एफ ऑफ वाई, यहाँ कैपिटल वाई ये स्मॉल वाई, ठीक है, इज इक्वल टू होती है डिफिनीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस आर इक्वल टू वाई, ये होता है, ये होती है इसकी डिफिनीशन, ये सीडीएफ की डिफिनीशन है। मैंने एक दिन डिफिनीशन बताया था और प्रॉपर्टी भी बताया था सीडीएफ की, ये डिफिनीशन है सीडीएफ की। तो अब मुझे अगर इसका निकालना है तो पहले मैं इसका सीडीएफ फाइंड करूँ, इसका सीडीएफ जो होगा उसी से हम पीडीएफ बताएंगे, ठीक है। तो इसका सीडीएफ फाइंड करो, अगर ये मान लो ये वाई था तो हमने ऐसा किया, अब ये रैंडम वेरिएबल तो इसका सीडीएफ क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी एक्स आर्डर वन लेस आर इक्वल टू, तुम यहाँ इसको जेड कह दो, जेड कह दो, जेड का मतलब क्या है कि ये जेड वैल्यू ले रहा है, एक्स आर्डर वन तुम्हारी जेड वैल्यू ले रहा है। तो अब मुझे ये बताओ, अब मुझे बताओ, ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आर्डर वन ग्रेटर, इसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट यही होगा, बतलाओ मुझे, इसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट यही होगा कि नहीं। भाई इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होगा, वन माइनस, मतलब प्रोबेबिलिटी में इसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होगा, अगर लेस है तो ग्रेटर, एक्स ग्रेटर तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी वन माइनस ये, ठीक है। इतना समझ में आया ना सबको। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है इस एक्स आर्डर वन का, मैंने बताया था कि ये फर्स्ट आर्डर स्टैटिस्टिक्स या फिर मिनिमम ऑफ एक्स आई मतलब एक्स वन एक्स टू सो ऑन एक्स एन।
ये। तो ये इसका मतलब क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मतलब होता है मिनिमम ऑफ एक्स आई ग्रेटर जेड, ये हुआ। अब मुझे एक चीज सिंपल से बताओ, अगर मिनिमम किसी भी पॉइंट से बड़ा है किसी डेटा का, तो सारे डेटा उससे बड़े होंगे, ये श्योर हो बात कि नहीं। मान लो कि डेटा है 1 है, 1 मतलब 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अब इसका मिनिमम मैं कह रहा हूँ, इसका मिनिमम जो है वो बड़ा है तुम्हारा 3 से, तो इसका मिनिमम जो है वो 4 है। 4 अगर 3 से बड़ा है, इसका मिनिमम तुम्हारा 3 से बड़ा है, तो सारी वैल्यू भी तो 3 से बड़ी होंगी ना, क्योंकि जब मिनिमम किसी भी सीरीज का मिनिमम अगर किसी नंबर से बड़ा है, तो मिनिमम से सारे नंबर तो अपर ही हैं, तो सारे नंबर मतलब उस वैल्यू से बड़े हो गए ना। बात समझ में आई। तो अगर मिनिमम किसी नंबर से बड़ा है तो सारे नंबर बड़े हो जाएंगे उस वैल्यू से। तो इसका मतलब ये हुआ 1 माइनस, इसका मतलब हुआ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स आई ग्रेटर, अगर स्मॉल जेड है, ये स्मॉल जेड है, ठीक है। तो अगर मिनिमम है तो सारा नंबर, मतलब सारा नंबर का मतलब x1 भी तुम्हारा जेड से बड़ा होगा, x2 भी तुम्हारा जेड से बड़ा होगा, एंड सो ऑन, xn तुम्हारा जेड से बड़ा होगा। बड़ा होगा या नहीं, यहाँ 1 माइनस ही कर लो, बतलाओ भाई, ये बड़ा होगा या नहीं बड़ा होगा। अब इसके बाद ये समझ में आ रहा है ना, जो मैथ के हैं एक बार बता देंगे, ना समझ में आ रहा हो मैं रिपीट कर दूं। वैसे अगर मिनिमम मैं कह रहा हूँ किसी भी नंबर का मिनिमम किसी नंबर से बड़ा है, तो मुझे मेरे कहने का मतलब कि सारे नंबर बड़े होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर मिनिमम बड़ा है किसी नंबर से, तो जब मिनिमम बड़ा है तो सारे नंबर बड़े हो जाएंगे, तो मैंने वही किया कि सारे नंबर बड़े हो गए। अब एक चीज और है, उसने लिखा है x1 x2 xn, ये इंडिपेंडेंट है, ये सारे इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है ये। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 ग्रेटर जेड, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इनटू सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x2 ग्रेटर जेड इनटू सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ऑर्डर n ग्रेटर जेड। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। अब मैंने अभी क्या बताया था, एफ एक्स की जो हमारी डिफिनीशन होती है, जो एफ एक्स की डिफिनीशन होती है वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू जेड, यही होती है ना, मतलब स्मॉल एक्स करो यहाँ, जेड करो या स्मॉल एक्स, यही होती है ना। तो अगर अगर मुझे ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या आएगी, 1 माइनस एफ एक्स क्या आएगा यहाँ से, मतलब अगर मुझे ग्रेटर निकालना, एक्स ग्रेटर स्मॉल एक्स निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू स्मॉल एक्स, इसका कॉम्प्लीमेंट यही तो होगा। तो इसका मतलब 1 माइनस इसका मीन्स क्या, एफ ऑफ एक्स। तो अगर ये निकालना है तो मैं वहां ये वैल्यू पुट कर दूं, 1 माइनस एफ एक्स एक्स, ये वैल्यू पुट कर दूं अगर ये निकालना सिंपली। तो यहाँ सारे जगह पुट कर दो वैल्यू, क्योंकि हमें ग्रेटर निकालना है जेड से, और हमने बताया कि ग्रेटर जो होगा ये एक तरह से रिजल्ट, ग्रेटर जो होगा वो होगा 1 माइनस एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स जो होता है ये बाय डिफिनीशन होता है एक्स लेस आर इक्वल टू स्मॉल एक्स। तो इसका ये इवेंट क्या है, इस अब ये इवेंट जो है, ये इवेंट इक्वल हो किसके, 1 माइनस, भाई इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स ग्रेटर एक्स। तो कॉम्प्लीमेंट में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी होती है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जो होती है वो होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो इवेंट है वो यही इवेंट तो आएगी कॉम्प्लीमेंट, या इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो ये इवेंट आएगी, इसका कॉम्प्लीमेंट ये इवेंट आएगी। तो इसको इक्वल करोगे तो इसको 1 माइनस लिख दोगे, हाँ तो बात बराबर ही आएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको। बताओ भाई, जिसको नहीं समझ में आ रहा है बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर मिनिमम का आज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, मैं डिराइव करवा रहा हूँ कि मिनिमम का हम लोग सीडीएफ कैसे निकालते हैं, फिर पीडीएफ कैसे निकालते हैं, अगर ये चीज समझ में आ गई तो मिनिमम का कभी क्वेश्चन नहीं फाइंड गलत होगा, और मिनिमम का क्वेश्चन देंगे ही देंगे, क्योंकि मिनिमम ऐसी चीज है, मिनिमम में मैथ मैथ अप्लाई है ना, इसलिए वो देंगे।
अब देखो मिनिमम में ज्योमेट्रिक में वो दे सकते हैं, मिनिमम में एक्सपोनेंशियल में दे सकते हैं, और यूनिफॉर्म में मिनिमम में पूछ सकते हैं, बहुत सारे बीटा और एक्सपोनेंशियल में मिनिमम में पूछ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल में मिनिमम एंड मैक्सिमम माइनस होता है, का स्क्वायर जाता है, उसमें पूछ सकते हैं। ये सब क्वेश्चन, ये सब बेसिक है, ये सब फंडामेंटल है स्टैट्स के, मतलब ये बेसिक चीजें हैं, अगर ये नहीं क्लियर होगा तो स्टैट्स तुम लोगों को बोझ लगने लगेगा। इसलिए किसी चीज को बोझ मत समझो, अगर सीखना है स्टैट्स तो बेसिक से जाओ। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अगर ना आ रहा हो तो पूछ ले एक बार। तो अब इसको क्या लिखेंगे हम, मतलब इसमें क्या लिखेंगे, इसको मैं लिखूंगा 1 - एफ ऑफ एक्स जेड, है ना, x1 z, और फिर यहाँ लिखेंगे 1 - एफ एक्स टू जेड एंड सो ऑन 1 - एफ एक्स एन जेड। ये ठीक है। अब बताओ, या ये तो मैंने जाना, अगर एक चीज मुझे बताओ, अगर अब वो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर दे, एक ही डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये सारे x1 x2 xn आइडेंटिकल हों। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल का मीन्स ये होता है कि वो सारे एक ही डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये सारे, मान लो ये एक्स आई तुम्हारा फॉलो कर रहा है नॉर्मल, या एक ही नॉर्मल थीटा वन को मान लो फॉलो कर रहा है, या एक्सपोनेंशियल इसको फॉलो कर रहा है, ई के पावर माइनस एक्स माइनस थीटा। तो ये सारे एक ही डिस्ट्रीब्यूशन को अगर फॉलो करेंगे, ये नॉर्मल थीटा यहाँ रेंज एक्स बिलोंग टू और, ठीक है, ये एक ही डिस्ट्रीब्यूशन को अगर फॉलो करेंगे तो भाई सबका इफेक्ट तो सेम ही आएगा ना, सबका इफेक्ट सेम आएगा। तो अब तुम क्या कर सकते हो, तुम 1 माइनस सबका जब एफ एक्स ही सेम आएगा तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स जेड, ये 1 माइनस ये आएगा, ये भी आएगा सेम, ये भी आएगा सेम, सारा जब एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है तो सबका इफेक्ट सेम आएगा। तो ये सो ऑन 1 माइनस एफ एक्स टू पावर, तो अब ये फाइनली क्या हो जाएगा 1 माइनस एफ एक्स टू पावर, ये एन टर्म्स होंगे सारे, तो ये तुम्हारा एन हो जाएगा। देखो ये होता है तुम्हारा मिनिमम का पीडीएफ अगर एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से है, लेकिन अगर दोनों अलग अलग से हैं, मान लो एक्सपोनेंशियल 1 और एक्सपोनेंशियल 2 से हो गए तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला। लेकिन अगर आइडेंटिकल है तो ये लगेगा मिनिमम का। ये आया क्या, एफ ऑफ एक्स ऑर्डर 1 एट जेड, एफ ऑफ एक्स ऑर्डर 1 एट जेड, ये आया तुम्हारा। ठीक है, ये मिनिमम का सीडीएफ आया, पीडीएफ नहीं आया, ये सीडीएफ आया। अब इसको अगर तुम डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो पीडीएफ आ जाएगा। तो मिनिमम का पीडीएफ लिख लो, ठीक है, मिनिमम का पीडीएफ लिख लो, पीडीएफ ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू एक्स ऑर्डर 1। तो पीडीएफ बताओ मुझे क्या होगा, इसको मानता हूं मैं एक्स ऑर्डर 1, इसको मानो वाई। पीडीएफ बताओ क्या होगा, कोई बताओ मुझे पीडीएफ क्या होता है? ये होता है एन, और फिर क्या होता है 1 माइनस एफ ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1 एफ ऑफ एक्स, n-1 इंटू एफ ऑफ वाई। ये होता है पीडीएफ। किसी भी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ एफ ऑफ वाई कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, एफ किसी का भी हो सकता है, ये किसी का, ये होता है पीडीएफ। ठीक है, अब देखो, अब अपने क्वेश्चन पे आओ। तो तुम किस मेथड से करना चाहोगे, सीडीएफ या पीडीएफ मेथड से? बताओ भाई, पीडीएफ से करें या सीडीएफ? देखो पीडीएफ भी तुमने फाइंड कर लिया मिनिमम का, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो ये सीडीएफ हो जाएगा। वाई मत लिखो, नहीं तुमको लोग कंफ्यूज हो, यहाँ जेड ही लिखे रहो, यहाँ जेड लिखो, जेड जेड जेड, ठीक है, ये पीडीएफ आ गया। तो अब पीडीएफ ही करते हैं, पीडीएफ से ही कर लेते हैं। तो देखो तुम्हारा एक्स साइज जो है वो फॉलो कर रहा है तुम्हारा ई टू पावर माइनस एक्स माइनस थीटा को, ओके, और यहाँ एक्स ग्रेटर इक्वल टू थीटा है। तो इसका एफ एक्स क्या होगा, इसका एफ एक्स होगा एफ ऑफ एक्स, क्या होगा इसका, ये होगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू एक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ थीटा टू एक्स। बताओ थीटा टू एक्स होगा या माइनस इन्फिनिटी टू एक्स होगा, बताओ कोई मुझे। बताओ भाई, थीटा टू एक्स, थीटा टू एक्स, ओके, ये थीटा टू एक्स होगा। ठीक है, जब इसका करोगे तुम तो ये फाइनल आएगा 1 माइनस ई टू पावर माइनस
यहाँ आएगा x माइनस थीटा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया इसका, अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा। अब बस इसकी वैल्यू रख दो एफ ऑफ एक्स यहाँ, ये तो स्मॉल एफ एक्स लिखा है, स्मॉल एफ, और ये सी डी एफ है, सी डी एफ कैपिटल है, तो ये कैपिटल एफ की वैल्यू रखो। तो यहाँ से 1 माइनस एफ एक्स क्या आ जाएगा भाई, एफ एक्स इक्वल टू जब ये आया एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स माइनस थीटा आया, तो 1 माइनस एफ एक्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस एफ एक्स आ जाएगा तुम्हारा ई टू पावर माइनस एक्स माइनस थीटा, ये आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रख दो 1 माइनस एफ जेड की, तो ये आ जाएगा फाइनली एन इंटू ई टू पावर माइनस एन इंटू जेड माइनस थीटा, और यहाँ ये फाइनली तो इतना ही आएगा, लेकिन एक लाइन और समझ लो, यहाँ एन माइनस वन आएगा और यहाँ क्या आएगा जेड माइनस थीटा आएगा, और फिर पीडीएफ क्या आएगा 1 माइनस ई की पावर जेड माइनस थीटा। ये एफ ऑफ वाई है, ठीक है, ये एफ ऑफ वाई है, ये 1 माइनस एफ की पावर एन है, एन माइनस वन है, तो फाइनली आ जाएगा एन इंटू ई की पावर माइनस का एन एन जेड माइनस थीटा, यही आएगा ना। तो ये कौन सा पीडीएफ है, और रेंज क्या होगी, जेड ग्रेटर और इक्वल टू थीटा होगी, रेंज वही होगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनली क्या आ गया, एफ ऑफ मिनिमम का, कब, जब तुम्हारा एक्सपोनेंशियल भी 2 पैरामीटर फॉलो करे, मतलब इसको हमें बताए थे ना कि एक्सपोनेंशियल भी 2 पैरामीटर का पीडीएफ होता है, ठीक है। अब जिसको समझ में ना आया तो अब ये आ गया, अब वहां पर आओ अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आओ। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन ये था कि हम ये कैसे फाइंड करें, ये कैसे फाइंड करें, एक्स ऑर्डर 1 ग्रेटर सी कैसे फाइंड करें, ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना था। तो ये हो गया। अब बतलाओ मुझे एक्स ऑर्डर 1 ग्रेटर सी कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ मान लो एच नाट है, एच नाट पर थीटा, एच नाट पे थीटा क्या है, लेस आर इक्वल टू 1, मतलब 3 के इक्वल है। तो एच अंडर एच नाट क्या है, अंडर एच नाट। अब यहाँ एच नाट पे पीडीएफ फाइंड कर लो, या बाद में वैल्यू थीटा की रख देना, कोई दिक्कत नहीं, थीटा तो एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, एक्स ऑर्डर 1 ग्रेटर आर इक्वल टू सी, बतलाओ कोई मुझे। इसका मतलब क्या है कि सी से सी टू सी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दो अपने पीडीएफ को, एन ई टू पावर माइनस एन जेड माइनस थीटा इंटू डी जेड। अब थीटा की वैल्यू अंडर एच नॉट फिक्स है, क्योंकि अंडर एच जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, अंडर एच नॉट तो यही है ना, तो यहाँ थीटा फिक्स है, थीटा इक्वल टू 3 आएगा, तो ये तो फिक्स है, ठीक है। और यहाँ पर देखो अब इसका इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस ई टू पावर माइनस का एन जेड माइनस थीटा, यही आएगा ना, 1 नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि एक तरह से तुम पीडीएफ फाइंड करोगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी लेस तो 1, ये आएगा ना, फाइनली यही आएगा ना ये, और जेड की जगह सी हो जाएगा। भाई इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, मतलब एन से एन कैंसिल होगा, ई के पावर माइनस होगा, इन्फिनिटी रखोगे यहाँ तो ये जीरो हो जाएगा, तो माइनस जीरो कोई काम नहीं, माइनस फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब सी रखोगे तो आएगा ई टू पावर माइनस एन सी माइनस थीटा, यही आएगा ना इसका इंटीग्रेशन जो लिखा है मैंने। यस सर। तो अब इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब हम अंडर एच नाट बात करें तो थीटा इक्वल टू 3 रख दो, तो ई के पावर माइनस का एन सी माइनस 3, तो ये आ गई, ये किसकी, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू इक्वल थी अल्फा के, ये वैल्यू इक्वल थी अल्फा के, तो अल्फा हो गया, यहाँ लिखो अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू आ गया ई के पावर माइनस का एन सी माइनस 3। तो अब मुझे बताओ अगर मैं लाग ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये लाग अल्फा इक्वल टू माइनस का एन सी माइनस 3। ओके, अब माइनस के एन से डिवाइड कर दो, तो माइनस का एन लाग अल्फा एन सी माइनस 3, तो यहाँ से सी क्या आ गया, 3 माइनस 1 बाई एन लाग अल्फा, यही आया ना। तो अब ये क्या है, एक्स ऑर्डर 1, मैंने क्या माना था, एक्स ऑर्डर 1 ग्रेटर आर इक्वल टू सी, तो ये क्या हो गया, एक्स ऑर्डर 1 ग्रेटर ग्रेटर सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू क्या आई, सी की वैल्यू आई 3 माइनस 1 अपॉन एन लाग अल्फा। तो अब ये कहीं ऑप्शन है, बताओ मुझे, ये कहीं ऑप्शन है,
यस सर, डी ऑप्शन। ये डी ऑप्शन है, तो ये डी ऑप्शन ट्रू हो गया, मतलब डी ऑप्शन तुम्हारा ट्रू हो गया। अब मुझे मतलब जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार पूछ ले। जिसको समझ ना आया हो, एक बार मैं रिपीट करता हूँ होल प्रोसीजर क्या था। होल प्रोसीजर ये था कि एक थ्योरम यूज हुई यहाँ, पहले पहले तुम्हें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस देखना था कि इस अगर इस हाइपोथेसिस की प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें क्रिटिकल रीजन तुम्हारा टी एक्स ग्रेटर इक्वल टू सी होगा। और टी एक्स क्या है, एम एल आर, मतलब मोनोटॉन लाइक्लीहुड रेशियो अगर उस स्टैटिस्टिक के टर्म में मिल रहा है। बस तुमने क्या पता किया कि एम एल आर जो होता है ये एक्स ऑर्डर वन में होता है, ये कन्फर्म है। जैसे यूनिफॉर्म एक्स ऑर्डर एन में तो तुम्हें एक टेबल मिल जाएगा, अगर तुम गूगल करोगे ना तो मिल जाएगा कि स्टैंडर्ड पीडीएफ किस किस स्टैटिस्टिक्स में एम एल आर होते हैं। तो तुम चाहो याद कर सकते हो कि इस फैमिली में एम एल आर होता है, अगर जिसको कंफ्यूज, जिसको समझ ना आए। वैसे तो प्रूव कर लो, मतलब किसी देख लो। तो अगर ये इसमें एम एल आर है तो ये एक्स ऑर्डर वन ग्रेटर इक्वल टू इस टाइप का क्रिटिकल रीजन हो जाएगा। अब क्रिटिकल रीजन हो गया तो मैंने बताया कि अल्फा की जो वैल्यू होती है वो होती है इसके इक्वल। ये तो सबको एक दिन और बताया था मैंने कि टाइप वन एरर की ये डिफिनीशन होती है, प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग टू क्रिटिकल रीजन गिवन एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, अब हमारे पास टास्क ये था कि अगर भाई इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है तो एक्स ऑर्डर वन का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो पता होना चाहिए। स्टैटिस्टिक की बेसिक डिफिनीशन यही करती है कि किसी की अगर प्रोबेबिलिटी है तो हमें उसका पीडीएफ पता होना चाहिए। अगर मैं किसी की प्रोबेबिलिटी बाय पीडीएफ निकाल रहा हूँ, बाय सीडीएफ निकाल रहा हूँ तो सीडीएफ पता होना चाहिए। तो या तो इसका सीडीएफ से निकालो या तो पीडीएफ से निकालो, अब तुम्हारे ऊपर है ये। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मिनिमम का मैंने जर्नल पीडीएफ फाइंड करवाया। पहले पहले मैंने बताया कि मिनिमम का जर्नल पीडीएफ फाइंड करो। ये सोचो कि एक्स ऑर्डर वन का कैसे पीडीएफ फाइंड करेंगे, तो ये जर्नल मैंने बताया कि ऐसे फाइंड करो, ऐसे फाइंड करो। और फाइनली रिजल्ट क्या आया कि ये आया आइडेंटिकल के लिए आया, वन माइनस वन माइनस। देखो ये पूछेगा आइडेंटिकल के लिए ही, इंडिपेंडेंट बोल देगा और आइडेंटिकल बोल देगा। आईआईडी के केस में ही ज्यादातर पूछता है, तो आइडेंटिकल के लिए ये निकल कर आया वन माइनस एफ एक्स जेड के पावर एन, ये मिनिमम का पीडीएफ सीडीएफ आया। और इस सीडीएफ को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो पीडीएफ मिल जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में सीडीएफ को अगर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो पीडीएफ मिल जाता है, सिवाय वो एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस पीडीएफ सीडीएफ हो। अगर वो मिक्सचर सीडीएफ है तो नहीं मिलेगा, उसको तुमको मिक्सचर में कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट के टर्म में तोड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो उसको डिफरेंशिएट करने पे नहीं मिलेगा सीडीएफ, उस पे देखना पड़ेगा तुम्हें कि सीडीएफ का ग्राफ कैसा है, वो जंप तो नहीं ले रहा कहीं कहीं, वो पीडीएफ पीएमएफ तो नहीं ले रहा, इसलिए मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशन में मत करना ऐसा। तो ये तुम्हारा पीडीएफ का मिनिमम का पीडीएफ हो गया। जब ये मिनिमम का पीडीएफ हो गया तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दिया तुमने, फाइनली यहाँ पर लिख दिया इसको बिल, मतलब आ गया तुम्हारा ये आ गया फाइनली। अब इसमें तुमको इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद ये तुम्हारी एक वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आने के बाद तुम्हारा तुमने अल्फा की वैल्यू, सी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो तुम्हारा डी ट्रू हो गया, सी फॉल्स हो गया। अब मतलब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो ना हो तो मैं आगे बढ़ूँ, अगर दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो मैं पहले ऑप्शन पे आऊँ और दूसरे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा कौन सा फॉल्स। 3 और 4 में तो हमने ट्रू कर दिया कि 3 रॉन्ग है 4 ट्रू है, लेकिन अब आओ 1 और 2 में कौन सा ट्रू है, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ था? अब आते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है, क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि सुप्रीमम ऑफ थीटा लेस और इक्वल टू 3 एल थीटा इज इक्वल टू ई टू पावर 10 एक्स ऑर्डर 1 माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू 10। अच्छा, लेकिन एक चीज यहाँ मिस्टेक ये हुआ ना, किसी ने ये नहीं बताया कि यहाँ n इक्वल टू 10 है। देखो यहाँ एक चीज पुट कर देना, n इक्वल टू 10 है, यहाँ पर n इक्वल टू 10 है, हमने n के लिए डिवाइड किया तो तुम n इक्वल टू यहाँ 10 पुट कर दो, हर जगह n इक्वल टू 10 पुट कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू 10 पुट कर लो, हमने n टर्म ले लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ n इक्वल टू 10 पुट कर दो, क्योंकि यहाँ 10 का रैंडम सैंपल है ना, साइज 10 है तो साइज तुम
रैंडम सैंपल की साइज 10 है ना, तो 10 साइज की रैंडम सैंपल है, तो n इक्वल टू 10 पुट कर दो यहाँ, हर जगह n इक्वल टू 10 पुट कर लेना, ठीक है सब लोग, जहां जहां n है वहां 10 पुट कर दो बस। इन जनरल मैंने बात किया, ये इन जनरल निकल कर आया, अगर n इक्वल टू मान लो 9 दिया तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ n इक्वल टू 8 दिया तो 8 आ जाएगा, अब यहाँ 10 दिया तो यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। देखो ये पहला ऑप्शन बोला है, और एक चीज कंडीशन क्या दी है, इफ x ऑर्डर 1। अब मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बताओ, कोई भी बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सर लाइक्लीहुड रेशियो लिखेंगे पहले, सर उसके बाद चेक करेंगे कंडीशन की x1 लेस और इक्वल टू 3 पे, या फिर x1 ग्रेटर और इक्वल टू 3 पे किस पे ये मैक्सिमम दे रहा है, सुप्रीमम क्या है। देखो इसका लाइक्लीहुड क्या होगा मुझे बताओ। सर एल एच नॉट अपॉन एल एच वन लेस और इक्वल टू के। सर एच नॉट में थीटा की वैल्यू 3 रखेंगे और h1 में x1 रखेंगे। एल नॉट अपान L1, एल नॉट क्या है, e के पावर, e के पावर। अब मुझे बताओ इसका लाइक्लीहुड क्या होगा, इसका लाइक्लीहुड होगा e की पावर समेशन एक्स आई इक्वल टू 1 to 10 माइनस का थीटा इंटू 10, 10 इंटू थीटा, ये होगा इसका लाइक्लीहुड। अब अंडर एल नॉट बाद में इसको कर देना, इसको लिख दो पहले अंडर एच नॉट, बाद में एच नॉट कर देना, अंडर एच नॉट है, और ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर, ये अंडर ई टू पावर माइनस समेशन एक्स आई इक्वल टू एन माइनस 10 थीटा, और फिर यहाँ हम अंडर h1 बात करेंगे। तो अब अंडर h1 क्या वैल्यू होगी थीटा की, अंडर h1 क्या होगा, हम लोग अंडर h1 लाइक्लीहुड में क्या यूज करते हैं भाई, x1। जो इसका लाइक्लीहुड है, जो इसकी टेस्टिंग है वो ऐसी टेस्टिंग है। अब इसमें लाइक्लीहुड क्या निकाले थे हम, एक्स ऑर्डर 1। तो देखो ये एक सिंपल अगेंस्ट सिंपल नहीं है, ये सिंपल अगेंस्ट कंपोजिट है ना, मतलब कंपोजिट, ये कंपोजिट हाइपोथेसिस में है टेस्टिंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग स्पेसिफाइड करेंगे, तो इसकी एक स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ एम का यूज करते हैं, तो जैसे एम का यूज करेंगे तो एल नॉट अपॉन L1 जो है, तो देखो उसने कुछ नहीं कहा, उसने बोला है कि अंडर, पहले देखो यहाँ तुम्हें एल नॉट अपॉन L1 निकालने का काम नहीं है, यहाँ पर उसने बोला अंडर एच नॉट, मतलब उसने फिक्स कर दिया ना, ये पहले फाइंड करो, ये उसने बोला कि अंडर एच नॉट, अंडर एच नॉट थीटा लेस आर इक्वल टू 3 की कहां पर है, अंडर एच नॉट ही तो है, बोलो। तो पहले लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट तो निकालो, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या आएगा, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट आएगा इसका ई के पावर माइनस का 10 एक्स ऑर्डर 1 एन माइनस का समेशन एक्स आई, यही आएगा। मतलब अगर मैं L1 अपान एल वो करूँ, L1 अपान एल नॉट करूँ, तो यही आएगा ना लाइक्लीहुड, L1 अपान में एल नॉट किया, और एल नॉट में कोई फिक्स वैल्यू आ जाएगी, और एल नॉट में फिक्स वैल्यू मतलब एल नॉट क्या आ जाएगा तुम्हारा, एल नॉट में 3 कर दो यहाँ, ई के पावर माइनस का 10 इंटू 3 एन माइनस का समेशन आई इक्वल टू 1 to 10 10 एक्स ऑर्डर, यही होगा ना, बताओ बताओ भाई। यस सर। यही होगा कि कुछ और होगा। अब मुझे ये बतलाओ, ओहो, तो ये हम ये क्यों निकाले हैं, L1 अपान एल नॉट की हमें वही नीड ही नहीं है, तो हम ये क्यों फाइंड कर रहे हैं, जब वो ये बोल रहा है कि एल ऑफ थीटा मतलब एल ऑफ ओमेगा, तो उसने बोला नहीं, उसने बोला एल ऑफ थीटा बोला है ना उसने, एल ऑफ थीटा बोला है ना उसने, हाँ तो एल ऑफ थीटा लिखो ना तुम डायरेक्ट, एल ऑफ थीटा लिखोगे तो ऐसा नहीं लिखोगे तुम, एल ऑफ थीटा जो लिखोगे वो लिखोगे ई के पावर माइनस का 10 एक्स ऑर्डर 1 माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 10 एक्स ऑर्डर आई
इफ यहाँ अब कंडीशन दोगे तुम, इफ देखो एल ऑफ थीटा लिखोगे, और एक इफ कब होगा, ये कब होगा तुम्हारा, जब एक्स ऑर्डर 1 तुम्हारा लेस आर इक्वल टू 3 होगा ना। अगर एक्स ऑर्डर 1 तुम्हारा 3 से बड़ा है तो तुम क्या कर दोगे, वहां पर तुम्हारा एक्स ऑर्डर 1 3 वैल्यू ले लेगा, मतलब थीटा तुम्हारा 3 वैल्यू ले लेगा। मतलब ये हो जाएगा 10 इंटू 3 माइनस समेसन आई इज इक्वल टू 1 to 10 एक्स आई। यहाँ लाइवलीहुड इसके रेशियो की कोई जरूरत ही नहीं, उसने लाइवलीहुड रेशियो की बात तो नहीं किया, उसने एल थीटा की बात किया ना। एल थीटा का मतलब समझ, एल ओमेगा स्मॉल ओमेगा, तो एल थीटा क्या होगा, एल थीटा तो यही होगा ना कि जब तुम्हारा एक्स ऑर्डर 1 जो होगा वो तुम्हारा लेस होगा तो ये वैल्यू ले लेगा भाई। भाई इसका लाइक्लीहुड क्या होगा, सीधा इसका लाइक्लीहुड बताओ मुझे, लाइक्लीहुड ऑफ एक्स मतलब थीटा गिवन एक्स आई क्या होगा। ये होगा तुम्हारा ई के पावर माइनस का 10 थीटा, ये होगा इसका लाइक्लीहुड माइनस का समेसन आई इज इक्वल टू 1 to 10 एक्स आई, ये होगा इसका लाइक्लीहुड। देखो पहले समझना, ये लाइक्लीहुड होगा। अब मुझे ये बताओ ये लाइक्लीहुड होगा, इसमें लाइक्लीहुड रेशियो मत निकालो, ये लाइक्लीहुड होगा। तो अब देखो इसमें, अब उसने बोला है कि जब तुम्हारा थीटा लेस आर इक्वल टू 3 होगा, मतलब उसने ये भी बोल दिया कि थीटा लेस आर इक्वल टू 3 होगा। तो यहाँ पर दो केस बन सकते हैं, या पहला केस जब एक्स ऑर्डर 1 लेस आर इक्वल टू 3 हो तो क्या होगी, तो तुम्हारा लाइक्लीहुड ये ना होगा। लेकिन जैसे ही एक्स ऑर्डर 1 ग्रेटर 3 हो जाएगा तो एक्स ऑर्डर 1 3 वैल्यू ले लेगा, मतलब थीटा तुम्हारा 3 से बिगर वैल्यू ले लेगा ना। तो अब इसमें चेक कर लो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया है, इसमें पहला दिया है ई के पावर 10 एक्स ऑर्डर 1 इफ, हाँ ये पहला ट्रू है। और दूसरा भी उसने यही लिखा है, क्या दूसरा क्या लिखा है, सुप्रीमम ऑफ थीटा लेस इक्वल टू 3 ई के पावर एक्स, दूसरा फॉल्स है। दूसरा यहाँ अगर 30 कर देता तो ये सही हो जाता। इसमें लाइक्लीहुड रेशियो लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसमें लाइक्लीहुड लिखो, और लाइक्लीहुड को तुम क्या करो कि अपना ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा स्मॉल ओमेगा है, एक तरह से इसको स्मॉल ओमेगा कह दो, स्मॉल ओमेगा, ठीक है। तो ये थीटा लेस उसने अंडर नल हाइपोथेसिस की बात की ना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा एक्स ऑर्डर 1 लेस ये, और फिर अब देखो, अब ये तुम्हारा अगर अब लाइक्लीहुड रेशियो हम क्या निकालते हैं, लाइक्लीहुड रेशियो ये होता है ना ओमेगा कैप डिवाइड बाई एल ऑफ ओमेगा, ये होता है लाइक्लीहुड रेशियो, बोलो यही होता है ना, सर ये होता सर है। ये क्वेश्चन एक तरीके से सर ये कहना चाह रहा है ना कि सर एमएलई ऑफ थीटा होगा जो वो x1 होगा जब x1 लेस और इक्वल टू 3 होगा। हाँ हाँ हाँ, यही यही है, एक तरह से ये क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि एमएलई जो होगा वो एक्स ऑर्डर 1 लेस आर इक्वल टू 3 होगा, लेकिन अगर जैसे वो 3 से बड़ी वैल्यू ले लेगा तो एमएलई तुम्हारा 3 के इक्वल आ 3 हो जाएगा। जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन का बेसिक मीन्स यही था, इस क्वेश्चन का बेसिक मीन यही है कि एमएलई तुम्हारा एक्स ऑर्डर 1 आ जाएगा इफ एंड ओनली व्हेन एक्स ऑर्डर 1 लेस आर इक्वल टू 3 एंड 3 इफ एक्स ऑर्डर 1 ग्रेटर 3, ये एमएलई होगा। तो भाई एमएलई के बेसिस में ही तो हम लोग डिफाइन करते हैं क्या अपना लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड हम एमएलई के बेसिस में तो डिफाइन करते हैं, मतलब जब एमएलई ही हमारा ये आ जाएगा भाई, यहाँ पर एमएलई 3 हो जाएगा, यहाँ पर एमएलई एक्स ऑर्डर 1 आएगा, इस केस पे एमएलई एक्स ऑर्डर 1 आएगा, इस केस में एमएलई आ जाएगा 3, तो लाइक्लीहुड तो अलग अलग हो जाएगा ना। जब एक्स ऑर्डर 1 लेस आर इक्वल टू 3 होगा तो एमएलई हमारा एक्स ऑर्डर 1 आएगा, लेकिन जैसे में एक्स ऑर्डर 1 बड़ा हो जाएगा 3 से तो एमएलई 3 आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही था, हाँ तुमने सही बोला, लास्ट मतलब इस क्वेश्चन में यही था कि एमएलई कब हम यूज कर सकते हैं, इसमें लाइक्लीहुड रेशियो नहीं निकालना था, इसमें ये बताता कि एमएलई हम क्या लिखें। जैसे अब तुमने नॉर्मल के केस में बहुत सारे, एक्चुअली में एक रिस्ट्रिक्टेड करके है हाइपोथेसिस ना, तो इसमें हम रिस्ट्रिक्टेड एमएलई का यूज करेंगे। जिसको समझ में ना आए हो तो एक समझ ले, रिस्ट्रिक्टेड एमएलई का मतलब होता है कि जब एक्स ऑर्डर 1 की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 3 होगी तो हम वहाँ एक्स ऑर्डर 1 एमएलई लेंगे, लेकिन जैसे उसकी वैल्यू बिगर 3 हो जाएगी वहाँ एमएलई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हमेशा इसमें इस वाले पे एमएलई पुट करते हैं, इस वैल्यू पे हम लोग एमएलई पुट करते हैं। तो जैसे हम इसमें एमएलई पुट करेंगे ना, तो एमएलई देखो जैसे एक्स ऑर्डर लेस आर इक्वल टू एक्स ऑर्डर 1 जो होगा वो लेस आर इक्वल टू 3 होगा, तो एमएलई तो एक्स ऑर्डर 1 ही होगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा एक्स ऑर्डर 1 3 से बिगर होगा तो एमएलई 3 हो जाएगा। तो ये अब देख लो, इस पे यही दोनों चेक करने थे, तो अगर दोनों में ये दोनों दिया है तो सही है, अगर दोनों में कोई एक दिया है तो वो वाला ऑप्शन सही है बस। बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो इस पे तो पूछ ले।
कोई डाउट है किसी को इस पे? दोनों क्वेश्चन आज अच्छे, मतलब दोनों क्या, ये भी अच्छा था वो भी अच्छा था, क्वेश्चन अच्छे थे दोनों। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट x1 x2 xn बी IID डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। वो कह रहा है इफ x1 x2 मतलब xi कह दो इसको, xi IID रैंडम वेरिएबल, IID इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल IID रैंडम वेरिएबल है, विथ मीन क्या है, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, प्लस नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मल का नोटेशन ये होता है n और ये म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसने बोला कि म्यू कैप कामा सिग्मा स्क्वायर कैप, ये दोनों जो हैं ये है एमएलई, किसका एमएलई है? उसने बोला ना म्यू कैप कामा सिग्मा स्क्वायर कैप इज द एमएलई, मतलब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ एमएलई है किसका, म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर का, म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर का। म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर का एमएलई किसका, म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर का। तो अब मुझे बताओ नॉर्मल के केस में एमएलई क्या होता है म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर का, कोई बतलाओ। तो म्यू कैप तुम्हारा होता है क्या, एक्स बार, यही होता है ना, यस सर। और सिग्मा स्क्वायर कैप क्या होता है, यस सर। मतलब 1/n समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर। श्योर हो कि यहाँ यस n सर, माइनस वन एमएलई होगा, यही होता है। यहाँ n माइनस तो वो वन है। अनबायस्ड होता है सर, n-1 तो अनबायस्ड होता है ना सर, एमएलई तो 1/n ही होता है। इस पे ना तो म्यू पता था ना तो सिग्मा पता था ना, इसको फाइंड करो पहले एमएलई। मेरे हिसाब से ये इसमें अच्छा पहला ऑप्शन देखो ट्रू है या फॉल्स। मेरे हिसाब से भी यही होता है। रैंडम सैंपल एंड, हाँ ठीक है यही एमएलई होता है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन तो फॉल्स हो जाएगा। अब देखो पहले ऑप्शन की बात हम करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया तुम्हारा n-1 सिग्मा हेड स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर, लेकिन पहला ऑप्शन उसने फॉल्स, ठीक है। तो अब बताओ सिग्मा हेड स्क्वायर क्या आया, यह है तुम्हारा 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो मतलब इसकी वैल्यू जैसे तुम यहाँ पुट करोगे तो यह आएगा n-1 इंटू 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर। तो अब एक रिजल्ट ये होता है, क्या होता है रिजल्ट होता है तुम्हारा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर, दिस इज फॉलोज टू काई स्क्वायर n-1। अब देखो एक होता है तुम्हारा एस एन स्क्वायर, मतलब एस एन स्क्वायर का मतलब होता है 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो एमएलई जो आता है उसका यही आता है। और एक होता है तुम्हारा क्या, एस एन माइनस वन स्क्वायर, अगर एस एन माइनस वन स्क्वायर है तो n-1 से डिवाइड करेंगे। तो एस एन माइनस वन वाला जो होता है ये अनबायस होता है, ठीक है, ये अनबायस होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होता है कि अब देखो इससे अब तुम एन एस एन स्क्वायर फॉलो कर सकता है का स्क्वायर, भाई इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो एन एस एन स्क्वायर आएगी, यहाँ से पुट करोगे तो एन माइनस वन एस एन माइनस वन स्क्वायर आ जाएगी। तो इससे दो मतलब अब देखो अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन है। मैंने क्या किया कि एन और एन माइनस वन से हमने याद किया है, किसी में स्मॉल एस और कैपिटल एस यही नोटेशन दिया, तो अपना नोटेशन देख लेना एक बार, ठीक है। ये शायद कैपिटल एस होता है, ये स्मॉल होता है ना, लेकिन वो तुम्हें बेल दे देगा साफ साफ, अगर आईआईटी वगैरह होता है तो दे देता है। तो ये तो फॉलो नहीं करेगा क्योंकि समेशन एक्स आई माइनस सिग्मा स्क्वायर ये फॉलो करता है का स्क्वायर एन माइनस को, तो यहाँ तो ये कैंसिल आउट हो नहीं रहे हैं, तो ये तो का स्क्वायर एन माइनस फॉलो, तो पहला ऑप्शन फॉल्स हो गया, पहला फॉल्स हो गया ना, पहला फॉल्स ही दिया है, ट्रू दिया है। इसके आंसर भी मुझे लग रहा कुछ गलत, पहला ट्रू दिया है क्या? चलो ठीक है, हम अपने मेथड पे जाते हैं। फिर उसने बोला कि सिग्मा हेड स्क्वायर ये है जो ये अनबायस होगा, अनबायस होगा तो मतलब ये होगा। अब बताओ मुझे सिग्मा हेड स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, अगर तुम इसका एक्सपेक्टेशन टेक करोगे, इसका एक्सपेक्टेशन ये आएगा, इसका एक्सपेक्टेशन क्या आएगा, हाँ मैथ वाले रिजल्ट लिख लेंगे, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर ये का स्क्वायर एन माइनस वन। अब देखो हाँ यहाँ पर कभी तुम्हें ये भी लिख सकता है कि एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर, या इक्वल ये भी लिखा मिल सकता है एन माइनस वन एस स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा ये एस कैसे डिफाइन है। अगर ऐसे डिफाइन है एस एन वाले टर्म में, अगर ऐसे डिफाइन है तो यहाँ एन माइनस वन हो जाएगा, ऐसे डिफाइन है तो यहाँ एन एस एन स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लेना ठीक है, मतलब बुक में रिजल्ट किस रिजल्ट पे डिफाइन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन फॉल्स हो गया, दूसरा ऑप्शन हाँ। तो अब मुझे बताओ कि अगर समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर ये फॉलो कर रहा है का स्क्वायर एन माइनस वन को, ये का स्क्वायर एन माइनस वन को फॉलो कर रहा है, तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, एक्सपेक्टेशन इसका एक्सपेक्टेशन मतलब भाई ये रैंडम वेरिएबल ही का स्क्वायर एन माइनस वन है, तो का स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन क्या होता है एन माइनस वन। भाई टू अगर मैं कह रहा इंटू हूँ वाई फॉलो कर रहा है का स्क्वायर एन को, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई होता है एन के इक्वल, का स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन एन ही होता है ना का स्क्वायर एन का। तो ये एक रैंडम वेरिएबल है, ये वाई की तरह ही एक रैंडम वेरिएबल है। तो वाई अगर का स्क्वायर एन माइनस वन को फॉलो कर रहा है तो इसका एक्सपेक्टेशन किसके इक्वल आएगा, इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इक्वल आएगा एन माइनस वन के। तो इसका एक्सपेक्टेशन इक्वल आया एन माइनस वन के, मतलब इस होल थिंग का एक्सपेक्टेशन इक्वल आया, मतलब इसका एक्सपेक्टेशन जो इक्वल आया वो आया एन माइनस वन इंटू सिग्मा स्क्वायर। भाई ये सिग्मा इधर ले आओ, कांस्टेंट है ये। तो अब हमें इसकी ज़रूरत थी यहाँ, इसके एक्सपेक्टेशन की, तो यहाँ क्या करो 1/n ले लो, और इसको इसका एक्सपेक्टेशन कितना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस क्वांटिटी कितना है यहाँ से एन माइनस वन इंटू सिग्मा स्क्वायर, तो ये भी तुम्हारा फॉल्स हो गया। वो कह रहा सिग्मा स्क्वायर का होगा, ये सिग्मा स्क्वायर का तो नहीं आया, ये आया एन माइनस वन अपान एन का, एन माइनस वन का मल्टीप्लाई आया, तो ये भी फॉल्स, ठीक है। समझ में आ रहा है, जो मैथ वाले हैं उनको समझ में आ नहीं आ रहा तो एक बार पूछ लो। देखो इसमें क्या करना है कि एक्सपेक्टेशन तुम्हें फाइंड करना है, तुम्हें एक बहुत मतलब ये रिजल्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि ये काई स्क्वायर को फॉलो करता है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये पता है तो तुम इसका डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हो। अगर ये काई स्क्वायर को फॉलो कर रहा है तो भाई ये रैंडम वेरिएबल काई स्क्वायर को अगर फॉलो कर रहा, मान लो ये वाई है पूरा, तो अगर वाई मैंने बोला ना वाई अगर काई स्क्वायर एन को फॉलो कर रहा है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई को हम इक्वल टू एन लिखेंगे। तो y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू तो यही है, तो तुमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया y की इक्वल टू n, n मतलब यहाँ n माइनस वन था, यहाँ n माइनस वन कर दिए। अब तुम्हें इसका फाइंड करना, भाई ये कांस्टेंट है तो तुमने क्या किया, कांस्टेंट को इधर ले गए, कांस्टेंट को इधर ले आए, तो इसका आ गया। अब यहाँ ये कांस्टेंट था तो ये तो बाहर आ गया 1/n, इसका ही पता करना हमें एक्सपेक्टेशन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो ये हो गया n माइनस वन सिग्मा स्क्वायर इंटू एन, मतलब दिस इज और मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि अनबायस है, अनबायस का मतलब ये है, ये ट्रू है, आया क्या ये निकल कर, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है।
अब थर्ड पे आओ, थर्ड पे कह रहा है वो कि वेरिएंस ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी गोज टू जीरो। तो अब मुझे मतलब वेरिएंस ऑफ सिग्मा हेड स्क्वायर ये क्या आएगा, कोई बतलाओ। तो इसकी वैल्यू रखो, वेरिएंस ऑफ समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ये लिखो, डिवाइड बाई एन लिखो, ठीक है। तो ये वेरिएंस मैंने बतलाया ना कि एन कांस्टेंट है तो स्क्वायर में बाहर आएगा। अब लिख दो वेरिएंस ऑफ अब बताओ, अब देखो एक रिजल्ट, अभी मैंने वही रिजल्ट का स्क्वायर वाला वही रिजल्ट एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर, ये फॉलो करता है किसको, का स्क्वायर एन माइनस वन को। तो इसको सपोज करो वाई, तो मुझे बताओ वेरिएंस ऑफ वाई क्या होता है। देखो अगर y तुम्हारा एक रैंडम वेरिएबल है जो फॉलो कर रहा है ना का स्क्वायर एन को, तो वेरिएंस ऑफ y जो होता है मतलब का स्क्वायर का जो वेरिएंस होता है वो होता है 2n, ये होता है ना, बोलो भाई 2n ही हाँ होता है ना। सर। तो ये मान लो कि हाँ y, सर। ये पूरा रैंडम वेरिएबल मान लो कि y है, तो वेरिएंस ऑफ y आ जाएगा तुम्हारा 2, n यहाँ पर n माइनस वन है, तो यहाँ n माइन यहाँ n था, यहाँ 2n आया, यहाँ n माइनस वन कर दो, कोई दिक्कत किसी को। अब y की वैल्यू रख दो यहाँ, तो वेरिएंस ऑफ y की वैल्यू क्या है, y हमने क्या माना है, ये माना है, तो समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2n-1। अब ये तो कांस्टेंट है सिग्मा स्क्वायर, तो कांस्टेंट वेरिएंस में कैसे आएगा, स्क्वायर में आएगा। तो वेरिएंस ऑफ फाइनली क्या पता चला हमारे पास, निकल कर आया वेरिएंस ऑफ समेसन आई इक्वल टू 1 टू एन वाई आई माइनस सॉरी एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये निकल के आया। अभी मैं उस लाइन को फिर लिख रहा हूँ ना। अब देखो ये कांस्टेंट था, ये स्क्वायर में बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा क्या, वेरिएंस ऑफ समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2n-1। अब यह हमें पता क्या करना है, वेरिएंस ऑफ इसका मतलब वेरिएंस ऑफ पता करना हमें समेसन एक्स आई माइनस एक्स फोर टू का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, ये आया क्या 2n-1 इंटू सिग्मा टू पावर 4, यही आया ना भाई, कांस्टेंट का इधर मल्टीप्लाई कर दिया आया। अब ये जहां यूज करना था यूज कर लो, हम इस पे यूज करना था, मतलब इस इक्वेशन एक पे, मतलब एक पे रख दो वैल्यू इसकी, इक्वेशन वन पे रखोगे तो हो जाएगा 1/n² 2n-1 इंटू सिग्मा टू पावर 4, है ना। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है n टाइम्स टू इन्फिनिटी पर जीरो की ओर कन्वर्ट करेगा, तो निकाल लो लिमिट, n टाइम्स टू इन्फिनिटी पर क्या आएगी लिमिट, ये तो कांस्टेंट आ गया, और ये आया n-1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, तो ये कितना आएगा बतलाओ कोई, n टाइम्स टू इन्फिनिटी पर n कॉमन ले लोगे, मान लो n स्क्वायर तुम कॉमन ले लोगे तो ये तो 1 आएगा ना, n टाइम्स टू इन्फिनिटी ये 1 आएगा कि जीरो जीरो है, आएगी। तो जीरो। जीरो मतलब n टाइम्स टू इन्फिनिटी पे एक्चुअली में 0/0 का केस है, हाँ जीरो आएगा, सर जीरो आएगा ठीक है, n-1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर है, ये 0/0 का केस है तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। एन स्क्वायर कैसे कॉमन ले सकते हो, एन ही कॉमन ले सकते हो ना मैक्सिमम, ऊपर से एन ले लो, नीचे एन कैंसिल होगा 1/n, ये जीरो आ जाएगा, तो n टाइम्स टू इन्फिनिटी पर ये जीरो हो गया एज n टाइम्स टू, ये थर्ड ऑप्शन तुम्हारा ट्रू हो गया, मतलब थर्ड ट्रू है। अब आते हैं फोर्थ पे, भाई समझ में आ रहा है ना सबको, एक बार पूछ लेना जिसको समझ, देखो ये प्रॉपर्टी, बस ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चार चीजें पता होना जरूरी था, बताऊंगा लास्ट में क्या क्या पता होना चाहिए था। थर्ड वाला फोर्थ ऑप्शन और कर लेते हैं, फिर इसके बाद लास्ट में बताते हैं, जिसको समझ ना आया हो पूछ ले। नहीं फोर्थ में आते हैं, फोर्थ तुम लोगों को मैं हिंट देता हूं, तुम लोग कर लेना, मैं हिंट देता हूं, एन स्क्वायर सिग्मा के पावर 4 ये डिवाइड बाई n+1 इंटू n+2। अब इसका एक्सपेक्टेशन, अगर इसका एक्सपेक्टेशन इक्वल आ जाए तुम्हारा सिग्मा के पावर 4 में, तो ये तुम्हारा अनबायस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये बताओ सिग्मा के पावर 4, सिग्मा इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई 1/n समेसन एक्स आई
माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अब इसका वो कह रहा है 4 टाइम्स, तो इसका 4 टाइम मतलब क्या, मतलब अगर ये एक रैंडम वेरिएबल है, ये एक रैंडम वेरिएबल ये तो है, मान लो ये y एक रैंडम वेरिएबल है, ये y एक रैंडम वेरिएबल है y, इसको पूरा y मान लो तुम, y एक रैंडम वेरिएबल है ये पूरा, या फिर z कह दो, भाई ये एक स्टैटिस्टिक ही तो है, मान लो ये z है पूरा, सिग्मा हेड स्क्वायर मान लो कि z के इक्वल है। तो उसने क्या बोला है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, भैया जेड स्क्वायर ही तो लिखा है एक तरह से, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई n+1 n+2, ये सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए। अब तुम्हारे पास सबसे बड़ा टारगेट आया, अब लेकर हम इसको चलेंगे, ये अगर आ गया तो इक्वल है, नहीं आया तो नहीं। अब देखो हम इसको लेकर चले किसको, एन स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइड बाई मतलब भाई डिवाइड बाई n+1 इंटू n+2, सर n+1 इंटू n-1। n+1 इंटू n-1, ओके। -1 -1 -1, तो भाई ये कांस्टेंट है तो ये तो एक्सपेक्टेशन के बाहर आ जाएगा, ये n+1, ये आएगा n-1, और ये एक्सपेक्टेशन जेड स्क्वायर। अब हमारे पास ये एक टास्क हो गया कि इसको कैसे फाइंड करें। अब मुझे बताओ जेड को तुमने क्या माना था, जेड इक्वल टू है तुम्हारा 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर वो रिजल्ट फिर काम आएगा, तुम लोग जानते हैं, जैसे हम जानते हैं कि ये हमारा होता है, ये फॉलो करता है तुम्हारा काई स्क्वायर n-1 को, ठीक है। तो अब मान लो कि ये y है, ठीक है। तो अगर ये बताओ मुझे, ये z के टर्म में क्या लिखा जा सकता है, ये z के टर्म में क्या लिखा जा सकता है, z की वैल्यू क्या है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, ये z के टर्म में लिखा है एक तरह से एन जेड अपान सिग्मा स्क्वायर फॉलोज काई स्क्वायर n-1, यही लिखा है ना, एन जेड अपान सिग्मा स्क्वायर फॉलोज काई स्क्वायर n, एक तरह से यही लिखा है ना भाई, ये इसकी वैल्यू जेड के टर्म में लिखो तो एन जेड ही तो आ जाएगा, एन जेड सिग्मा स्क्वायर फॉलोज का स्क्वायर n-1। अब हमको देखो, अब हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई, एन जेड अपान सिग्मा स्क्वायर ये फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर n-1 को, हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर। तो एक तरह से जेड क्या फॉलो मतलब एक तरह से ये बताओ मुझे, एक तरह से जो, अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, जैसे इसमें हमें फाइंड करना एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर, तो इसको एक फाइंड करने का तरीका ये है कि जेड का खाली डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपान एन काई स्क्वायर n-1, ये हो जाएगा। तो देखो इसको अगर निकालना है तो क्या करो कि वेरिएंस ऑफ जेड फाइंड करो प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड का होल स्क्वायर फाइंड करो। वेरिएंस ऑफ जेड कैसे फाइंड करोगे, इसका वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस ऑफ जेड क्या होगा, वेरिएंस ऑफ जेड इज इक्वल टू, मतलब इसका होल वेरिएंस क्या होगा, मतलब चलो छोड़ो वेरिएंस, इसको छोड़ो, मुझे ये बताओ वेरिएंस ऑफ इसका क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एन जेड अपान सिग्मा स्क्वायर ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा 2n-1। भाई अगर ये पूरा रैंडम वेरिएबल y है, ये काई स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, तो y अगर काई स्क्वायर n को फॉलो करता है तो उसका वेरिएंस 2n होता है, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना तो इतना। अब यहाँ वेरिएंस कांस्टेंट बाहर आएगा स्क्वायर के फोर टर्म में, अब वेरिएंस ऑफ जेड, तो ये क्या निकल के आएगा 2 सिग्मा -1, तो ये वेरिएंस ऑफ जेड क्या निकल कर आएगा 2n-1 सिग्मा टू पावर 4 डिवाइड बाई n स्क्वायर, ये निकल कर आया ना। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड क्या होगा, ये पूरा मान लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एन जेड क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा n-1, बोलो यही होगा ना n-1। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट का इधर डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई n-1, ये आया तुम्हारा एक्सपेक्टेशन। अब इस एक्सपेक्टेशन की वैल्यू यहाँ रख देना, वेरिएंस की वैल्यू यहाँ रख देना इस वाले पे, और चेक कर लेना क्या आ जाएगा, तो रखो, तो आएगा क्या 2n-1 सिग्मा टू पावर 4 डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस सिग्मा टू पावर 4 डिवाइड बाई n स्क्वायर एंड n-1 होल स्क्वायर। अब क्या करो इसमें n-1 सिग्मा टू पावर 4
डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ये कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा यहाँ एन माइनस वन प्लस टू, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या एन माइनस वन सिग्मा टू पावर फोर डिवाइड बाई एन स्क्वायर एन एन प्लस वन। ओके, सो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या सिग्मा टू पावर फोर इंटू एन माइनस वन एन प्लस वन डिवाइड बाई एन स्क्वायर। और इससे मल्टीप्लाई था शायद इसके रेसिप्रोकल से ना, बाहर इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई था ना, देखो एक बार। हाँ, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई था, तो भाई ये कांस्टेंट मतलब ये, हाँ हाँ, ये रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई है, ये इससे मल्टीप्लाई, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई यहाँ आया भाई, ये उल्टा ही तो है उसका जस्ट। तो तुम्हारा फाइनली क्या आ जाएगा, मतलब ये जो तुम्हारा लास्ट में आया क्या, मतलब 3 और 4 इसके ट्रू हो गए ना, मतलब क्या एन स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस वन एन एन प्लस वन सिग्मा फोर इज इक्वल टू सिग्मा, ये आ गया। क्यों, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल क्या है, इसका रेसिप्रोकल से जब ये मल्टीप्लाई है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, बचेगा तो सिग्मा फोर ही ना। हमने ये वैल्यू किसकी निकाली है, ये वैल्यू हमने निकाली है, कंफ्यूज मत होना, ये जेड स्क्वायर की वैल्यू है भाई, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को किस वाले इक्वेशन पे, इस वाले इक्वेशन इक्वेशन स्टार पे रखोगे तो क्या आ जाएगा बाई स्टार स्टार से तुम्हारा आ जाएगा। मतलब अब देखो, जैसे ये वैल्यू तुमने स्टार में रखा, ये वैल्यू स्टार वाले इक्वेशन को देखो, स्टार वाला कहाँ, ये है स्टार, तो इस पे रखोगे जैसे, तो ये रेसिप्रोकल ही तो लिखा, इसका रेसिप्रोकल ही तो ये लिखा है। देखो वो लिखा एन अपान एन माइनस वन एन प्लस वन, ये लिखा एन माइनस वन, ये कैंसिल आउट हो गए, बचेगा क्या सिग्मा के पावर फोर। हाँ, अब इस क्वेश्चन में बेसिक रिजल्ट क्या यूज हुआ, इस पे बेसिक समझो। बेसिक तो पहले तुमको एमएलई पता होना चाहिए, नॉर्मल के केस में म्यू और सिग्मा की एमएलई पता होना चाहिए। एमएलई क्या होगी म्यू और सिग्मा की, बतलाओ कोई, मैंने बताया था जैसे एक्स बार होती है म्यू की एमएलई, एंड सिग्मा हेड की एमएलई जो होगी वो होती है वन अपान एन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, ये एमएलई हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि तुमको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर, ये फॉलो करता है तुम्हारा काई स्क्वायर एन माइनस वन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर y फॉलो करता है काई स्क्वायर एन को, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y जो होता है वो होता है n, और जो वेरिएंस होता है वो होता है वेरिएंस ऑफ y, वो होता है 2n। इतना अगर तुम्हें मालूम था तो तुम इस क्वेश्चन को करने में काबिल थे, मतलब इस क्वेश्चन को कर लेते। अब बस यही किया मैंने, ये 3 फार्मूले लगाए, ये इसके रिजल्ट हैं। और देखना इसमें जिसको जो ना आया हो तो पूछ लो एक बार, नहीं तो फिर मैं क्लास को यहीं एंड करूँ। जिसको ना आया हो कुछ समझ में तो पूछ ले एक बार, जिसको समझ में ना आया हो तो एक बार पूछ लो भाई डाउट, जिसको आ गया हो तो अदरवाइज मैं क्लास करूँगा। किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, मैथ के जो हैं उनको अगर ना समझ में आया हो। मेहनत मैथ में जो है, मैथ के बच्चे वो मेहनत नहीं, देखो स्टैट्स कोई भी सब्जेक्ट हो, आज मैं पीडी पढ़ रहा था, जैसे आज मैं पीडी पढ़ रहा था, तो पीडी में ग्रीन फंक्शन पढ़ रहा था, तो मुझे ग्रीन फंक्शन अगर नहीं, मैंने मैथ पढ़ा ठीक है, मैं ग्रीन फंक्शन नहीं पढ़ूंगा तो मुझे कभी नहीं आएगा ग्रीन फंक्शन। भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, अगर नहीं पढ़ूंगा तो कहाँ से आ जाएगा। जैसे मुझे लीनियर स्टांग करता हूँ, तो लीनियर तो स्टैट्स में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन स्टैट्स वालों का लीनियर स्टांग रहता है, क्योंकि अगर लीनियर वो नहीं पढ़ेंगे तो उनको मल्टीवेरिएट नहीं आएगा, मल्टीवेरिएट नहीं आएगा रिग्रेशन नहीं आएगा, रिग्रेशन नहीं आएगा आगे एन डायमेंशनल में चीजें, मैट्रिक्स थ्योरी तो हम लोग पढ़ते हैं, मैट्रिक्स थ्योरी नहीं आएगी हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग जब पढ़ते हैं मैथ, तो मैथ वाले भी स्टेट्स पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बस उसको फंडामेंटल क्लियर करना पड़ेगा। चीजें नहीं आ रही, बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, बुक में पढ़ो, बुक से जो नहीं आ रहा बुक में समझ में वो आके डिस्कस करो, बता दूंगा। बाकी CSIR का PYQ बैच है, PYQ अच्छे से बता रहा हूँ, अगर PYQ अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है 2-3 बार रिपीट करता हूँ, नहीं समझ में आता कहता हूँ पूछो, अगर नहीं पूछना तो मैं थोड़ा जान जाऊंगा, मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि मैं डाउट जान जाऊंगा कि तुम्हारे अंदर ये डाउट है, इसलिए शेयर करो कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा जो मैथ से है, तभी मैं जानूंगा कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम है।
और ये अगर ये चीज़ पढ़ना है अच्छे से ये, तो एस सी गुप्ता बी के कपूर में बहुत अच्छे से ये थ्योरम्स एक्सप्लेन है, बहुत अच्छे से ये थ्योरम एक्सप्लेन है। एमएलई भी बहुत अच्छे से गिवन है, ये वाली थ्योरम भी गिवन है, ये भी गिवन है, और उसमें ये भी बताया है कि इसका वेरिएंस क्या होगा, इसका मीन क्या होगा अगर एक रैंडम वेरिएबल बन जाए, वो भी देख लो। और ये सवाल को देख लो, जब ना समझ में आए तो और पूछो। चलो ठीक है, यहीं पर एंड करते हैं। ओके।